नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र विकल और आप सभी का स्वागत है जीएस गुरु विकल चैनल पर मध्यकालीन इतिहास की कक्षा में। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे थे कि कैसे अरबों की सत्ता भारत में स्थापित हुई, इसके बाद तुर्कों की सत्ता स्थापित हुई। उसके बाद हम लोगों ने देखा था, आज जो हमारा टॉपिक है वो हम लोगों ने देखे गुलाम वंश तक पढ़ लिया था, देख लिया था, जिसको मामूलक वंश कहते हैं। गुलाम वंश के बारे में हमने डिटेल से देखा था। अब गुलाम वंश के बाद जो भी वंश हैं वो हमको आज यहाँ पर देखने हैं। तो गुलाम वंश के बाद सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद लोधी वंश। तो ये 4 वंश और गुलाम वंश एक 5वां, तो पूरा 5 हमको पता होना चाहिए। तो आज हम लोग बात करेंगे खिलजी वंश के बारे में। सबसे पहले तो खिलजी वंश की जो स्थापना हुई वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा हुई। अब पूरे के पूरे खिलजी वंश को अगर हम देखें तो 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश माना जाता है। देखिए, यहाँ जो इम्पोर्टेंट ईस्वी है वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, बाकी तो केवल आपको फैक्ट पे ध्यान देना है जो हमारे काम का है। तो खिलजी वंश का संस्थापक राजा कौन सा था? तो पहली बात जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी 1290 ईस्वी में। एक बात और याद रखिएगा कि इसने किलोखरी में अपनी राजधानी बनाई थी। तो किलोखरी, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी कहां पर स्थापित की, तो याद रखिएगा किलोखरी में अपनी राजधानी बनाई थी इसने। अब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आज का जो हमारा टॉपिक है, ये सभी राजाओं में मतलब आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है जो हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी बहुत इंपॉर्टेंट राजा है, इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यहाँ से लगभग संभावित क्वेश्चन होता है कि अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इनके चाचा थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये अलाउद्दीन खिलजी के चाचा थे। तो इनको मारकर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर गद्दी पर बैठते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के साथ आप देखेंगे, एक पिक्चर भी आई थी पद्मावत, उसमें डिटेल में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताया गया है कि कैसे वो धर्म का सहारा लेकर और अपनी पूरी की पूरी जो सेना है उसको मोल्ड करता है अपने जो भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी उसको गोल चाहिए होता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में याद रखिएगा कि इसने क्या किया था कि दक्षिण भारत में गुजरात पर आक्रमण किया था 1299 ईस्वी में। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 1299 ईस्वी में। अगर इसके शासन सत्ता की बात करें तो 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल चलता है। इसमें से 1299 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी गुजरात पर आक्रमण करता है तो वो वहां से एक दास प्राप्त करता है जिसका नाम होता है मलिक काफूर। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये जो शख्स है ये अलाउद्दीन खिलजी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो यहीं से गुजरात पर जब आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी 1299 ईस्वी में, तब वहीं से उसने एक दास प्राप्त किया जिसका नाम था मलिक काफूर। अब ये जो मलिक काफूर होगा आगे चलकर सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के लिए, और आगे चलकर यही सेनापति का कार्य करेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति आगे चलकर बनता है मलिक काफूर, जो कि कई मामलों में वो अलाउद्दीन की मदद करता है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी, यहाँ पर आप पद्मावत तो देखे होंगे जिसमें चित्तौड़ के राजा रतन सिंह के बारे में बताया गया है। तो चित्तौड़ के राजा रतन सिंह के पहले हम लोग समझेंगे कि देखिए दो चीज, यहाँ मैं इधर लिख दे रहा हूँ, इधर देख लीजिए 1301 ईस्वी और 1303 ईस्वी। 1301 ईस्वी में वो अभियान करता है रणथंभौर राजस्थान के रणथंभौर पर ये अपना अभियान करता है, जहां पर हमीर देव रहते हैं उनको पराजित करता है। और यहाँ पर रणथंभौर के राजा हमीर देव को जब 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी पराजित करता है तो वहां की रानी और उनके सभी जो भी दासियां होती हैं, जितने भी वहां पर महिलाएं होती हैं, उन सब ने जौहर किया था। जौहर प्रथा का पहली बार वर्णन आपको यहाँ 1301 ईस्वी में रणथंभौर अभियान के साथ जो अलाउद्दीन खिलजी से जुड़ा है वहां पर आपको जौहर प्रथा के बारे में देखने को मिलता है। तो जैसे पिक्चर में आपने देखा है कि जो चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की पत्नी होती हैं वो करती हैं जौहर प्रथा, लेकिन इतिहास में ऐसा नहीं है। इतिहास में बताया गया है कि 1301 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर के राजा हमीर देव पर जब विजय प्राप्त करने के लिए चढ़ाई करते हैं, तब वहां की जितनी भी महिलाएं हैं उन्होंने जौहर प्रथा की थी, ऐसा इतिहास में देखने को मिलता है। और इतिहास में ये बताया जाता है कि 1303 ईस्वी में जब ये
चित्तौड़ के राजा रतन सिंह पर धावा बोलता है तो वहां काफी लंबे प्रयास के बाद अलाउद्दीन खिलजी को विजय प्राप्त होती है और यहाँ का जो भी शासन था उसने अपने बेटे खिज्र खां को सौंपता है अलाउद्दीन खिलजी, और फिर वहां से वो वापस जाता है। तो ऐसा इतिहास में बताया गया है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब एक चीज और कि जैसे मैंने बताया कि अलाउद्दीन खिलजी का जो महत्वपूर्ण व्यक्ति था, महत्वपूर्ण सेनापति, उसका नाम था मलिक काफूर। मलिक काफूर जो है दक्षिण भारत में विजय अभियान अपना जारी रखता है। एक बात और याद रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के जो दक्षिण भारत के जितने भी विजय अभियान है या ज्यादातर उनके कुल विजय अभियान में से याद रखिएगा मेजरली जिस शख्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वही था मलिक काफूर। तो दक्षिण भारत में जितने भी अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान हुए उनमें सबसे प्रमुख एक ही आदमी था, कुल मिला के बागडोर इसी के हाथ में थी, जिसका नाम था मलिक काफूर। तो दक्षिण भारत में वारंगल शासक पर आक्रमण करता है जब मलिक काफूर, मतलब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण जब होता है तो वहां पर मलिक काफूर जो लीड लिए हुए होते हैं तो वो एक शासक होते हैं प्रताप रुद्रदेव। यहां देख लीजिए भाई, प्रताप रुद्रदेव, प्रताप रुद्रदेव तृतीय, नाम याद रखिएगा प्रताप रुद्रदेव से। तो प्रताप रुद्रदेव जो होते हैं इन्हीं से प्राप्त करता है मलिक काफूर क्या, कोहिनूर हीरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि अब हम लोग कोहिनूर हीरा की बात करेंगे। अभी मॉडर्न हिस्ट्री में भी हम लोग अच्छे से कोहिनूर हीरा की बात करेंगे। अभी आपको यहां से समझना है कि कोहिनूर हीरा दक्षिण भारत में होता है, जहां पर प्रताप रुद्रदेव तृतीय से जब युद्ध करता है मलिक काफूर तो प्रताप रुद्रदेव तृतीय से ही कोहिनूर हीरा प्राप्त करता है, जो कि मलिक काफूर ले जाकर अलाउद्दीन खिलजी को देता है। तो ये पहली कहानी है कोहिनूर हीरा के बारे में। ये आगे की कहानियों में आपको जोड़ते जाना है, 3-4 कहानियां मैं यहाँ पर बताऊंगा कोहिनूर हीरा से संबंधित। तो ये इतनी बातें हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमने देखा। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए अलाउद्दीन खिलजी बहुत महत्वाकांक्षी और प्रतापी राजा था, नो डाउट कि एम्बिशियस राजा था वो। तो वो जो हट कर लेता था उसको चाहिए होता था, तो इसने अपनी इसी प्रतिभा के दम पर अपनी एक उपाधि ली जिसको सिकंदर ए सानी कहा जाता है। मतलब इसने सिकंदर ए सानी की उपाधि ली, जिसको द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन कई बार ऐसे आपसे पूछा जाता है कि किस राजा ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि ली, तो आंसर याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ऐसा राजा था जिसने सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि ली थी, ये बात याद रखिएगा। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि इसने बहुत ढेर सारे काम किए थे। जैसे इसने क्या किया था, बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई थी। बाजार नियंत्रण इसलिए इसने अपनाया सॉरी, कि जो भी सैनिक हैं, जितने भी सैनिक हैं, उन सैनिकों की आवश्यकताएं जो हैं वो पूरी हो सके, कि बाजार में कहीं ऐसा ना हो कि वस्तुओं के दाम उच्च हों और हम जो उनको वेतन दें वो कम हो। तो इसलिए उसने क्या किया, बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई। इसने सैनिकों के लिए ड्रेस की व्यवस्था की, कपड़े की व्यवस्था की, पहनावे की व्यवस्था की। इसने दाग प्रथा, हुलिया प्रथा जैसी प्रथाओं को शुरू किया। जैसे घोड़ों पर जो भी अच्छे घोड़े होते थे उनके लिए दाग प्रथा, इसने हुलिया प्रथा की शुरुआत की। ये बात भी याद रखिएगा। हुलिया प्रथा का संबंध याद रखिएगा सैनिकों से है, जो सैनिकों को इसने वस्त्र दिया, जो भी सैनिक होंगे। और दाग प्रथा का संबंध जो है वो घोड़ों से है, ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा। अब इसने क्या किया, जो कर की दर है, टैक्स स्लैब जो है वो बहुत आगे बढ़ाया, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ाया। इसने जो अपने कर की दर किया था वो याद रखिएगा 50% था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब आपको लगेगा अरे ये तो बहुत खतरनाक राजा है, लेकिन ऐसे संदर्भ में आप इसको नहीं देख सकते कि कर बहुत ज्यादा है। कर बहुत ज्यादा है लेकिन आय भी इसने क्या किया, सबकी मेंटेन कर दिया। तो इसने काफी प्रयास किया एक सफल राजा के तौर पर कि इसने कर की दर तो बढ़ाया लेकिन अन्य जितने भी कर थे वो सब इसने समाप्त कर दिए। तो एकमात्र कर जो इसने रखा वो आपका ये, इसलिए इसके कर की दर बढ़ती चली गई। ठीक है, तो इसने कर की दर 50% तक रखा था। याद रखिएगा कभी ऐसा क्वेश्चन आया कि किस राजा ने कर की दर जो है वो अपने शासनकाल में 50% तक रख दी थी, तो याद रखिएगा एक ही राजा ऐसा होता है जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अच्छा एक चीज और, एक टर्म यहां पर देखिए खम्स। खम्स, अब आप कहेंगे सर ये खम्स क्या है, तो खम्स पहले समझ लीजिए कि देखिए जब कोई राजा होता है उसकी जो सेना होती है जब आक्रमण करते हैं तो आक्रमण करने के साथ जितनी भी चीजें वो लोग पाते हैं, लूट पाट में जितनी भी चीजें पाते हैं वो सब ले आते हैं। अब इसी को खम्स बोलते हैं। मतलब युद्ध स्थल में या युद्ध के दौरान किसी एक राजा के द्वारा दूसरे साम्राज्य पर जब विजय प्राप्त करने के लक्ष्य से कोई धावा बोला जाता है तो उसमें जितनी चीजें लूट लपाट के लाई जाती है उसको खम्स बोला जाता है। अब अलाउद्दीन खिलजी के पहले क्या था कि रेशियो ये था कि खम्स जब आएगा तो उसमें 1/5 भाग किसको जाएगा, राजा को जाएगा, और 4/5 भाग क्या होगा, सैनिकों को जाएगा। ये बात याद रखिएगा, 1/5 भाग राजा लेगा
और 4/5 जो है वो सैनिक लेंगे। जबकि इसने क्या किया, इसने कर दिया सीधे उल्टा। तो यहां पर याद रखिएगा कि खम्स की दर जो है वो 1/5 जो पहले थी 4/5, इसका रेशियो इसने बदल दिया और इसने कहा कि अब जो लूटपाट होगी उसमें जब लूटपाट होगी किसी भी राज्य पर, तो उसमें से 1/5 भाग क्या होगा, 1/5 भाग सैनिकों को मिलेगा और 4/5 भाग किसको मिलेगा, राजा को मिलेगा। तो ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा। एक चीज और, इसने घरी कर लगाया, चराई कर लगाया, ये याद रखिएगा। तो ठीक है, तो इसने घरी कर और चराई कर लगाया था, ये बात भी याद रखिएगा। अब देखिए इसने क्या किया कि एक नए विभाग की स्थापना की। ये विभाग बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है कि दीवान-ए-मुस्तखराज की स्थापना किसने की, तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। तो पहली बात यहां याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान-ए-मुस्तखराज की स्थापना की, एक नए विभाग की स्थापना की। अब ये क्या था इसको समझ लेते हैं कि दीवान-ए-मुस्तखराज जो था ये ऐसा डिपार्टमेंट था, एक ऐसा विभाग था जो बकाया राशियों को वसूल करने का कार्य करता था। जैसे देखिए हमारे यहाँ इस समय भी अगर देखें आप कि बैंकों में एनपीए की समस्या बहुत ज्यादा है, तो कुछ इसी तरह की बात यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो लोग भी राज्य में जो भी लोग ऋण लिए हुए थे, जो ऋण वापस नहीं कर रहे थे, एक बड़ा आय का स्रोत वहां से गायब हो जा रहा था। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि नया विभाग बनाया और बोला कि राज्य में जितने भी लोग हैं जो भी बकाया राशि अभी तक नहीं दिए हैं, वो सारे के सारे ऋण जो लिए गए हैं वो सारे के सारे ऋण वापस होने चाहिए। इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है ये दीवान-ए-मुस्तखराज। इसने क्या किया कि एक नए विभाग की स्थापना की, दीवान-ए-रियासत। तो इसने सैनिकों के रख रखाव के लिए, सैनिकों जैसा मैंने बताया कि सैनिकों का पहनावा अच्छा, उनका वेतन वेतन ठीक ठाक हो, तो इसने वेतन भी सैनिकों का बढ़ाया था। जैसा मैंने बताया बाजार नियंत्रण अपनाया था, हुलिया प्रथा चलाया था। तो सारा का सारा ये सब रिलेशन सैनिकों से, तो सैनिकों से संबंधित सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए इसने एक डिपार्टमेंट की स्थापना की जिसको दीवान-ए-रियासत के नाम से जाना जाता है। तो इतनी बातें आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जाननी थी, जो कि मैंने आपको यहाँ बताया। इसको पॉइंट में नोट करते रहिएगा। चलिए अलाउद्दीन खिलजी के बाद अब हम लोग देखेंगे तुगलक वंश के बारे में, ठीक है। तो यहां चलिए भाई, तुगलक वंश की अगर हम बात करें तो अब हम लोग तुगलक वंश के संस्थापक राजा होते हैं गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक होते हैं तुगलक वंश के संस्थापक। बस इतनी बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। एक बात और याद रखिएगा गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कि इन्होंने क्या किया था कि नहरों का निर्माण कराना शुरू किया था। मतलब ऐसा पहला शासक होता है पूरे भारतीय इतिहास में अभी तक जिसने नहरों पर जोर दिया। और नहरों पर जोर देने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जो भी असिंचित क्षेत्र है वहां तक भी जल की उपलब्धता हो सके। तो ये इस राजा का इनोवेशन आप समझ सकते हैं। और इसने डाक व्यवस्था को भी शुरू करने का काम किया था। तो दो चीजों के लिए गयासुद्दीन तुगलक जाना जाता है, एक नहरों से संबंधित और दूसरा डाक व्यवस्था से संबंधित, ठीक है। अब गयासुद्दीन तुगलक के बाद हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम लोगों ने देखा था कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सबसे पहली बात आपको याद होगी कि जो इब्न बतूता है वो मोहम्मद बिन तुगलक के ही समय आए थे और मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को काजी के पद पर नियुक्त किया था। ये बात हम लोगों ने देखी थी। एक चीज और याद रखिएगा कि इन्हीं के बाद हम लोग देखेंगे कि जो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो आए थे इब्न बतूता, इन्होंने ही जो जिस ग्रंथ की रचना की थी उसी का नाम था रेहला। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी रचना भी याद रखिएगा, रेहला, ठीक, रेहला ये। और एक चीज और देख लेते हैं कि कृषि विभाग को मेंटेन करने के लिए, ध्यान से समझिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग को मेंटेन करने के लिए, उसको व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए एक नए विभाग की स्थापना की जिसका नाम था दीवाने कोही। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि दीवाने कोही किस राजा से संबंधित या दीवाने कोही की स्थापना किस राजा के समय हुई। तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में दो बातें और थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है कि होली में भाग लेने वाला प्रथम सुल्तान होता है मोहम्मद बिन तुगलक। कई बार ये क्वेश्चन आया है कि ऐसा कौन सा भारतीय प्रथम सुल्तान था, ऐसा कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने होली में भाग लिया। तो होली में भाग लेने वाला प्रथम जो शासक होता है वो होता है मोहम्मद बिन तुगलक। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने एक काम और किया कि दिल्ली में इसने जहांपनाह नगर की स्थापना की। तो जहांपनाह नगर की स्थापना किसने की, अगर कभी ये क्वेश्चन आए तो बहुत सारे लोग जहांगीर के पास जा सकते हैं, जहांगीर भाई, तो ये आंसर गलत है। जहांपनाह नगर की स्थापना किसने की, तो जहांपनाह नगर की स्थापना की है
मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहास का मतलब एक बहुत दुर्भाग्यशाली राजा कहा जाता है, ये बात आप सब लोग जानते होंगे। जैसे इसने दक्षिण भारत पर भी, चूंकि उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों पर बराबर नियंत्रण करने के लिए इसने अपनी राजधानी जो है दिल्ली से स्थानांतरित कर दी थी दौलताबाद, जो कि इसका प्लान फेल हुआ। तो वो न तो दिल्ली का रह गया, न तो दौलताबाद का रह गया, फिर वो वापस दिल्ली में चला जाता है। तो इसका ये पहला मिशन फेल हुआ। युद्धस्थल पर भी इसने बहुत सारी खामियां की थी, जहां इसको जैसे सैनिक की आपूर्ति करनी चाहिए थी वैसे नहीं कर पाता है, जब इसको अभियान करना चाहिए था तब नहीं कर पाता है, इसलिए भी कई बार इसको पराजय झेलनी पड़ती है। ये भी महत्वाकांक्षी राजा था, लेकिन इसके जो भी प्रयोग होते थे वो सारे के सारे फेल हो जाते थे। सॉरी। महंगाई को नियंत्रित करने के लिए इसने क्या किया कि चांदी के सिक्कों की जगह तांबे के सिक्कों का प्रयोग करना शुरू करता है, मतलब आदेश जारी करता है, जिसके इसको खामियाजा भुगतना पड़ता है कि वहां पर आप देखेंगे इन्फ्लेशन जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि सभी लोग मुद्रा ढालना शुरू कर देते हैं। तो ये कई सारे जैसे सांकेतिक मुद्रा का भी जो यहाँ पर आप देखें तो ये भी इसका प्लान जो है फेल हो जाता है। तो ये एक तरह से आप देखें तो जितने भी इनके प्रोजेक्ट होते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के, वो सारे के सारे आपको फेल ही नजर आते दिखाई देंगे। तो ये बहुत इतिहास के दृष्टिकोण से असफल राजा था। इसको कहा भी गया है कि जनता को प्रजा से और प्रजा को मतलब राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई जब इनका देहांत होता है। लेनपूल साहब एक इतिहासकार है, इन्होंने इन पर टिप्पणी की है, तो मतलब आप समझ सकते हैं कि ये कैसा राजा रहा होगा। अब मोहम्मद बिन तुगलक के बाद हम लोग आते हैं, देखिए फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बारे में एक चीज याद रखिएगा कि फिरोज शाह तुगलक ऐसा राजा था जिसने विस्तृत तौर पर, एक बड़े तौर पर इसने नहरों का निर्माण कराया। तो नहरों का निर्माण शुरू तो जरूर हुआ गयासुद्दीन तुगलक के समय, लेकिन इसको विस्तृत दायरे में अगर हम बात करें कि सबसे बड़े पैमाने पर जो शुरू करता है वो होता है फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक को क्रेडिट किसका दिया जाता है कि बड़े पैमाने पर इसने पूरे भारत में बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण कराया था, इसके लिए जाना जाता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक एक ऐसे राजा के तौर पर भी जाना जाता है जिसने ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाया था। देखिए जजिया कर हम लोग जानते हैं कि ये मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा शुरू किया गया था। तो जजिया कर जो है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया था। ये ऐसा कर था जो कि गैर मुस्लिम लोगों से लिया जाता था। अब गैर मुस्लिम में बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये धर्म से संबंधित नहीं है। कई बार क्वेश्चन आया, कई बार लोग गलतियां किए हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जजिया कर कैसा कर है, तो आंसर करते हैं सब लोग धार्मिक कर। धार्मिक कर जो है गलत आंसर है। धार्मिक कर जजिया कर नहीं है। धार्मिक कर सॉरी जजिया कर जो है वो ऐसे ही संबंधित है कि जो भी टैक्स स्लैब होता है, जो भी कर देना होता है, अमुक राशि जो है किसी भी राजा को देना होता है, लेकिन उसी को कर बोलते हैं। लेकिन जजिया कर में खास बात यह है कि जो गैर मुस्लिम लोगों से लिया जाता है कर, उनके सामान और सुरक्षा और उनके उपज के बदले में, उसी को जजिया कर बोलते हैं। लेकिन इसका संबंध बस इतना था कि गैर मुस्लिम लोगों से लिया जाने वाला कर जो था वही जजिया है। लेकिन ये कैसा कर, ये धार्मिक कर नहीं है, ये वही कर है जो एक राजा अपनी प्रजा से उनकी सुरक्षा और उपज के बदले में लेता है। ये बात याद रखिएगा। तो ये लेकिन जजिया कर जो था अभी तक, जैसे मोहम्मद बिन कासिम ने शुरू किया तो अभी तक के जितने राजा थे उन्होंने जजिया कर को ब्राह्मणों से मुक्त कर दिया था, मतलब ब्राह्मणों को जजिया कर नहीं देना है। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ऐसा पहला राजा होता है जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। तो ये बात याद रखिएगा। इसने क्या किया कि सिंचाई पर भी एक कर लगाया। तो सिंचाई पर कर लगाने वाला कौन सा राजा होता है, तो फिरोज शाह तुगलक। सिंचाई पर कर का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जिसने इतने विस्तृत पैमाने पर नहरों का निर्माण कराया हो, तो चूंकि राजकोष तो लगभग बहुत ज्यादा भार राजकोष पर पड़ा होगा, तो उसको मेंटेन करने के लिए इसने एक कर की स्थापना की जिसका नाम है ह के सर। तो चूंकि सिंचाई की इसने बड़े पैमाने पर व्यवस्था की, इसलिए इसने उस व्यवस्था को थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए कर की स्थापना की जिसका नाम था ह के सर। जैसे हम लोग जानते हैं कि ऐसे कहीं हाईवे बनता है तो टोल टैक्स लगता है, तो वही चीज आप यहाँ समझ सकते हैं। इसने क्या किया कि कैदियों के लिए, बंदियों के लिए भी एक विभाग की स्थापना की। बंदियों को कोई समस्या न होने पाए, उनके साथ खाने पीने या रहने की कोई असुविधा न हो, उसके लिए इसने एक नए विभाग की स्थापना की, इसने जिसे दीवान बंदगान कहा जाता है। देखिए मैं यहाँ जितने पॉइंट आपको बता रहा हूँ ये तो आपको एकदम रट्टा मार लेना, ये बात याद रखिए, इसमें से कोई छोड़िएगा नहीं। देखिए हम लोग बहुत राजा को नहीं देख रहे हैं। जैसे खिलजी वंश में हमने आपको 2 ही राजा के बारे में बताया, इसलिए क्योंकि आप 2 ही राजा के बारे में अच्छे से तैयार करिए। यहाँ पर भी लगभग वही 2-3 राजा के बारे में हम लोग देखेंगे, तो लेकिन जितना हम लोग यहाँ देख रहे हैं उसको उतना तैयार करते चलिए, नहीं तो फिर आगे प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए। तो ये हम लोगों ने देखा कि दीवाने बंदगान जो था वो फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था, दीवाने बंदगान को।
फिरोज शाह तुगलक एक काम के लिए और जाना जाता है कि इसने पर्दा प्रथा को प्रोत्साहन दिया और स्त्रियों को जो है मजार पर जाने से मना कर दिया। तो कई ये इनके जो तुगलकी फरमान टाइप आप समझ सकते हैं कि इनके ये थे, मतलब एक कट्टरतापन आपको नजर आएगा। तो इतनी बातें हम लोग फिरोज शाह तुगलक में देखिए। अब देखिए तुगलक वंश यहाँ पर 1412 ईस्वी में समाप्त होगा। फिर हम लोग देखेंगे सैयद वंश। सैयद वंश में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सैयद वंश में बस इतना याद रखिए कि एक राजा होता है जिसका नाम तो होता है खिज्र खां। तो खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की। सैयद वंश जो है वो 1414 से लेकर 1451 तक का कार्यकाल सैयद वंश का होता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट राजा मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह, ये कुछ राजा होते हैं जो सैयद वंश से संबंधित है। सैयद वंश आपके बारे में, सैयद वंश के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, इस चीज के लिए आश्वस्त रहिए। लेकिन इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था और इसमें 2-3 राजाओं का नाम भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लोधी वंश के बारे में हम लोग देखते हैं जो 1451 से लेकर 1526 तक चलता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा यहीं पर मैं आपको बता दूं कि फिरोज शाह तुगलक ने ही, यहां पर देखिए मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं इनका नाम था जौना खां, याद रखिएगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो फिरोज शाह तुगलक के चचेरे भाई थे। फिर से बोल रहा हूं, यहां पर देख लीजिए, मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो फिरोज शाह तुगलक के चचेरे भाई थे। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था जौना खां। तो जौना खां अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक के ही याद में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर का निर्माण कराया था। ये बात याद रखिएगा। तो जौनपुर का निर्माण किसने कराया? फिरोज शाह तुगलक ने कराया। किसकी याद में? जौना खां की याद में, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको यही बता दीजिए। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। जौनपुर को ही क्या कहते हैं भाई? पूर्व का सिराज। ये क्वेश्चन भी आया है कि पूर्व का सिराज या पूर्व का सिरमौर किसे कहा जाता है? तो जौनपुर। तो ये बात जौनपुर वाले भी अगर हैं तो वैसे भी याद रखिएगा, सभी लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सॉरी, अब बात करते हैं हम लोग लोधी वंश की। तो लोधी वंश का जो संस्थापक होता है वो होता है बहलोल लोधी। तो ये याद रखिएगा बस। बहलोल लोधी में एक ही बात याद रखिएगा कि बहलोल लोधी जो थे वो लोधी वंश के संस्थापक राजा थे। तो लोधी वंश के संस्थापक राजा का नाम क्या है भाई? बहलोल लोधी। आगे बढ़िए। अच्छा, लोधी वंश का कार्यकाल भी याद रखिएगा, 1451 से लेकर 1526 तक चलता है लोधी वंश का कार्यकाल। ठीक। अगर आपसे यहाँ पूछा जाए कि इन पांचों में, मतलब गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, इन पांचों में सबसे लंबा शासन किसका था? तो ये इसीलिए आपको यहाँ बताया गया है। तो इसको याद रखिएगा कि तुगलक जो थे इनका सबसे लंबा शासनकाल आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और वैसे भी अगर आप इसका कंपेरिजन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बहलोल लोधी जो थे वो उन्होंने लोधी वंश की स्थापना की। तो प्रथम अफगान राज्य की स्थापना करने का क्रेडिट बहलोल लोधी को जाता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सिकंदर लोधी काफी इंपॉर्टेंट राजा है सिकंदर लोधी। देखिए सिकंदर लोधी इसलिए इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि अलाउद्दीन खिलजी, यहाँ पर याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक बात और याद रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी ऐसा पहला राजा होता है जिसने भूमि की माप कराई होती है। तो भूमि की माप कराने वाला प्रथम भारतीय शासक जो होता है वो होता है अलाउद्दीन खिलजी। और इसके साथ ही साथ उसने जितनी भूमि की माप कराई तो भूमि के माप के आधार पर उसने टैक्स का निर्धारण किया, कर का निर्धारण किया। तो भूमि की माप उस समय इसको मसाहत बोलते थे। यहां देख लीजिए भाई, अलाउद्दीन खिलजी में मैं बता रहा हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मसाहत। तो जो मसाहत टर्म है इसका मतलब होता है कि भूमि की माप करना, इसी को मसाहत बोलते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मसाहत के आधार पर कर का निर्धारण कराया था। ठीक। अब यहां सिकंदर लोधी में याद रखिएगा कि इसने भी भूमि की माप कराने पर जोर दिया और इसने भूमि की माप कराने के लिए जिस पैमाने का इस्तेमाल किया वो था गज-ए-सिकंदरी। क्योंकि नाम से भी समझ में आ रहा होगा सिकंदर लोधी, क्योंकि क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, लेकिन थोड़ा सा याद रखिए। कभी ऐसे क्वेश्चन अगर मान लीजिए ग्रामीण विकास से रिलेटेड को पूछ लिया कि गज-ए-सिकंदरी का प्रयोग भूमि माप के लिए किस राजा ने किया, तो आंसर याद रखिएगा सिकंदर लोधी। अच्छा, सिकंदर लोधी ने क्या किया, जैसे मैंने अभी जौनपुर के बारे में आपको बताया कि जौनपुर जो है काफी पॉपुलर हो चुका था, इसको पूर्व का सिराज बोलते थे। एक राजा था जिसका नाम था इब्राहिम शाह सरकी। तो इब्राहिम शाह सरकी के समय ही जौनपुर की पॉपुलैरिटी इतनी बड़ी थी। तो जौनपुर को जो है, जो अलग अपनी एक पहचान बना रहा था, उसको सिकंदर लोधी ने क्या किया, जौनपुर का विलय दिल्ली सल्तनत में कर लिया। तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है, जौनपुर का संस्थापक आपने यहां देखा फिरोज शाह तुगलक, और जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाने वाला कौन सा राजा था? तो याद रखिएगा सिकंदर लोधी। ठीक है।
सिकंदर लोदी के बारे में आप लोग जानते हैं कि आगरा जो नगर है इसकी स्थापना का क्रेडिट, इसके स्थापना का श्रेय भी सिकंदर लोदी को ही जाता है, ये बात भी आपको पता होगी। तो आगरा नगर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी ने की। आगरा को सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी भी बनाया था, ये बात भी थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग आते हैं सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी की बात हम लोग करते हैं, ठीक है। इब्राहिम लोदी जो है वो सिकंदर लोदी के बाद के शासक होते हैं। तो दौलत खां होते हैं इनके गवर्नर। तो दौलत खां जो होते हैं वो इब्राहिम लोदी से असंतुष्ट होते हैं। पंजाब के गवर्नर होते हैं दौलत खां। क्योंकि दौलत खां जैसे राजा अपना गवर्नर नियुक्त करते हैं, जैसे इस समय भी आप समझे कि राष्ट्रपति और उनके गवर्नर राज्यपाल, ऐसे मतलब उनके गवर्नर राज्यों को देखने के लिए। तो पंजाब के जो होते हैं गवर्नर दौलत खां, ये इब्राहिम लोदी से असंतुष्ट हो जाते हैं और इसकी वजह से इन्होंने क्या किया? बाबर को आमंत्रित किया। और तत्पश्चात हम देखते हैं कि 1526 में हम लोग बाबर में फिर से इसको देखेंगे। हालांकि 1526 में युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी का, जिसको आप जानते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय होती है और इस तरह से बाबर की सत्ता भारत में स्थापित हो जाती है। अब देखिए बाबर मतलब मुगल युग शुरू होने वाला है। मुगल युग हम लोग देखेंगे अब आगे। यहाँ उम्मीद करता हूँ बात समझ रहे होंगे। इब्राहिम लोदी और बाबर का युद्ध होगा, जिसमें बाबर विजय प्राप्त करेगा और फिर आपको बाबर का साम्राज्य दिखेगा। लेकिन बाबर का साम्राज्य पढ़ने के पहले कुछ हम इसी में दक्षिण भारत के साम्राज्य को भी पढ़ेंगे और कुछ जो अभी तक इनकी टर्मिनोलॉजी है उसको भी थोड़ा सा देख लेंगे, तब हम लोग बाबर पर आएंगे, मतलब मुगल काल में आएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि इतनी बात आप लोग अच्छे से समझे होंगे। देखिए नोट्स जरूर बनाइए, नोट्स बना के पढ़ते रहिए। आपकी बहुत शिकायतें आ रही है, आप लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं। देखिए इसका खामियाजा आप ही को भुगतना पड़ेगा, ये बात याद रखिएगा। लेक्चर देकर सुनकर मजा तो बहुत आएगा, अच्छा बहुत लगेगा, लेकिन वो आपके काम का नहीं जब तक आपका खुद का नोट्स ना हो। तो इतनी बातें बस आपको बतानी थी। नोट्स बनाते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। फिर आपसे अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।